दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम मनोज की है। तो चलिए अब ये कहानी मनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी पिछली कहानी का ही पार्ट 2 है, यानी कि आप लोगों ने जो मेरी और मेरी वाइफ की, कहने का मतलब मनोज और सरोज की जो पिछली कहानी सुनी थी, आज की कहानी उसी का आगे का भाग है। अब पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि किस तरीके से जब मैं और सरोज उस हवेली के अंदर जाते हैं तो पहले नीचे वाले एक अंधेरे से कमरे में हमें वो हड्डीनुमा हाथ जो कि जमीन को फाड़कर बाहर निकला हुआ था और उसके ऊपर ठीक वैसी ही लाल रंग की चूड़ियां लटकी हुई थी जैसी चूड़ियां उस हाथ की कलाई के ऊपर भी थी। फिर उसके बाद ठीक वैसा ही एक कमरा हमें उस हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर भी दिखाई देता है, जिसके अंदर वो काम सूत्र की किताब पड़ी हुई थी, जिसको पढ़ने के बाद पता नहीं सरोज को अचानक से क्या हो गया था और वहीं पर हम दोनों के बीच एक अलग ही पोजीशन में संभोग क्रिया होने लगी थी। उसके बाद घर आने पर भी सरोज का वही सिलसिला चालू था। यहां तक आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भाग में सुन लिया था। और अगर आज कोई पहली बार हमारे इस चैनल पर आया है या फिर किसी ने पहला पार्ट नहीं सुना है तो मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब इससे आगे की कहानी मैं ठीक उसी तरीके से आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं जिस तरीके से पिछले भाग में मैंने सुनाई थी। दरअसल अब जब मुझे बार बार ये चीज नोटिस होने लगी कि जब भी मैं और सरोज एक दूसरे के साथ संभोग क्रिया करते हैं तो ये चीज करने के दौरान तो सरोज का जो बदन था वो काफी ज्यादा आकर्षक और जवान दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही किसी भी कारण से उसके और मेरे बीच ये चीज नहीं हो पाती थी तो फिर 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही वो किसी अधेड़ उम्र की औरत की जैसी दिखाई देने लगती थी। इसके साथ ही रात के वक्त पता नहीं उसको क्या होता था और वो खुद से ही अपने पूरे बदन को नोच लेती थी। या फिर ये सिर्फ मेरा वहम था? क्या सच में ही उसके अलावा कोई और उसके शरीर के अंदर था जो उसके बदन की ये हालत कर रहा था? इन सब चीजों के बारे में उस वक्त तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर उस एक चीज के अलावा भी मेरे साथ उस घर के अंदर कुछ ऐसा होने लगा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल एक रात को जब लगभग 3 बजे के आसपास मैं अपने बेड के ऊपर पड़ा पड़ा जोर जोर से हाँफ रहा था और मेरे पैरों की तरफ बैठी हुई सरोज मेरे जननांग को अपने मुंह के अंदर लेकर बहुत ही गंदे तरीके से अपना मुखमर्दन करवा रही थी, तो उस वक्त अपने पूरे बदन को निचोड़ कर रख देने के बाद मैं बिल्कुल नीढाल होकर वहीं की वहीं पड़ा रह जाता हूं। क्योंकि उस रात ये चीज चौथी बार हो रही थी तो इस वजह से मैं इतना ज्यादा थक गया था कि इस बार होते ही कुछ ही देर में मुझे नींद आ जाती है। अभी मुझे सोए हुए मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ही टाइम हुआ होगा कि तभी अचानक से ही एक बहुत जोर की आवाज से मेरी आंखें खुल जाती हैं। क्योंकि वो आवाज ही कुछ इस तरह की थी कि उस आवाज की वजह से आंखें खुलने के साथ ही मैं काफी डरते हुए इधर उधर देखने लगता हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे पूरे कमरे के अंदर सरोज कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में मुझे लगा कि कहीं वो कहीं से गिर तो नहीं गई। ये बात सोचते हुए मैं हड़बड़ाहट में बेड से उठता हूँ और जब भागते हुए लिविंग एरिया की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ कि बालकनी के अंदर सरोज की साड़ी का एक पल्लू लटका हुआ है और वो वही साड़ी थी जिस साड़ी में अभी कुछ देर पहले वो मेरे साथ संभोग क्रिया कर रही थी। अब जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न रह गया, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में भी वही आया था जो इस वक्त मेरी ये बात सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। यानी कि मुझे लगा कि कहीं शायद गलती से सरोज बालकनी से नीचे तो नहीं गिर गई, या फिर उसके शरीर के अंदर कोई चीज ऐसी थी जिसने खुद से ही उसको ये करने के लिए मजबूर कर दिया हो। क्योंकि उस वक्त तक मुझे इस बात का तो अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया था कि सरोज पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी कर रही थी वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसके शरीर के अंदर रहकर उसके शरीर के द्वारा अपनी काम वासना को पूरा कर रहा था। लेकिन क्योंकि उससे पहले मेरे साथ कभी भी कुछ भी वैसा नहीं हुआ था तो इसलिए मुझे उस वक्त इन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था कि अगर आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो आप उन सब चीजों से किस तरीके से निपट सकते हो। खैर, ये सब बातें तो उस वक्त चल ही रही थी, पर जैसे ही मैंने सरोज की वो साड़ी का पल्लू बालकनी की रेलिंग से लटका हुआ देखा तो मैं उसका नाम चिल्लाते हुए भागकर बालकनी की तरफ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बालकनी की तरफ जाता हूँ तो बालकनी में जाकर नीचे देखने पर मुझे दिखाई देता है कि बालकनी से ठीक नीचे सरोज तो है, लेकिन उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और उस वक्त जिस फ्लैट की बालकनी के अंदर में खड़ा हुआ था वो फ्लैट 7वें माले पर था। तो ऐसे में कोई शख्स 7वें माले से नीचे कूद गया और उसको कुछ असर ही नहीं पड़ा। यह कैसे हो सकता था? हालांकि उसकी साड़ी का जो पल्लू उस बालकनी की रेलिंग में लिपट कर नीचे की तरफ लटका हुआ था वो तो उस 7वें माले के फ्लैट से सिर्फ 4थे माले के फ्लैट की बालकनी तक ही पहुंच रहा था। पर फिर भी 4थे माले से भी अगर कोई इंसान नीचे पक्के फर्श वाले ग्राउंड के ऊपर कूदता है तो मेरे हिसाब से वो जिंदा बचे या ना बचे, लेकिन उसके हाथ पैरों में तो चोट जरूर आ जाएगी। लेकिन उस वक्त नीचे की तरफ झुककर जो कुछ भी मैं देख रहा था वो मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि उसमें हाथ पैर टूटना तो दूर की बात थी, बल्कि वहां पर तो कुछ और ही हो रहा था।
दरअसल मैं देखता हूं कि उस वक्त मेरे फ्लैट की बालकनी के ठीक नीचे सरोज बिल्कुल बिना कपड़ों के किसी मकड़े की तरह उकड़ू पोजीशन में बैठी हुई हैं और वहां पर बैठे बैठे वो बहुत ही अजीब तरीके से किसी चीज को नोच नोच कर खा रही थी और उस चीज को खाते वक्त वो बहुत ही अजीब तरीके से घुर्रा भी रही थी, जिसकी हल्की हल्की आवाज रात के सन्नाटे में उस वक्त मुझे उस 7वें माले की बालकनी तक भी सुनाई दे रही थी। पर उसकी उस घुर्राहट की आवाज के साथ साथ ही वहां पर एक अजीब सी छू छू की आवाज भी आ रही थी, लेकिन वो छू छू की आवाज उस वक्त सरोज के पास से नहीं बल्कि उसके बगल से आ रही थी। अब अपनी ही बीवी को उस तरीके से बिल्कुल नग्न हालत में सोसाइटी के ग्राउंड में देखकर कोई भी इंसान भागता हुआ नीचे जाएगा और सबसे पहले उसके बदन को ढकने की कोशिश करेगा, लेकिन उस वक्त अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी मैं देख रहा था उसको देखकर मैं वही की वही बिल्कुल जड़ हो गया था। उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि मुझे नीचे जाकर सरोज को सबकी नजरों से बचाकर वापस ऊपर ले आना चाहिए, बल्कि मैं तो उस वक्त वो जो कुछ भी कर रही थी उसको अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और वो सब कुछ देखते हुए मेरे होंठ इस तरीके से कपकपा रहे थे जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो। हालांकि वो भयानक मंजर अपनी आंखों के सामने देखकर उस वक्त मैं जोर से चीखना तो चाहता था, लेकिन मैं चाहते हुए भी नहीं चीखता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैं चीखूंगा तो मेरी चीखने की आवाज सुनकर अगल बगल के रहने वाले लोग जाग जाएंगे और अगर गलती से भी किसी की भी नजर सरोज की तरफ पड़ गई तो उसको उस नग्न हालत में देखने के बाद उसकी तो इज्जत जाएगी जैसे जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ मेरी और इंसल्ट होगी, क्योंकि आखिर मैं भी तो उसका हस्बैंड था। तो फिर ऐसे में उस वक्त मैं चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता हूँ। हालांकि अब जो बात आप लोगों के दिमाग में आ रही है वो बात उस वक्त मेरे दिमाग में भी आई थी कि कुछ भी शोर शराबा करने के बजाय मैं चुपचाप नीचे जाकर सरोज को वापस ऊपर ले आता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा था जिसको होता हुआ देखकर मेरी नीचे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उस वक्त सरोज किसी चीज को अपने मुंह से नोच नोच कर खा रही थी, तो उसी दौरान वहां से एक अजीब सी छू छू की आवाज भी आ रही थी और वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि कोई छोटा सा कुत्ते का पिल्ला दर्द में करहा रहा हो। लेकिन मेरी ये बात सुनने के बाद शायद आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि उस वक्त सरोज किसी छोटे से कुत्ते के पिल्ले को मारकर खा रही थी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि जब मैंने उस आवाज को गौर से सुना तो गौर से सुनने पर मेरा ध्यान उस तरफ जाता है जिस तरफ से उस पिल्ले की वो आवाज आ रही थी, और मैं देखता हूं कि वो पिल्ला हमारे फ्लैट के ठीक सामने की तरफ एक पेड़ के नीचे किसी छोटे से नाले की आड़ में छिपा हुआ है। और ये चीज मुझे इस वजह से पता चल पाई क्योंकि दूर से देखने पर ही उसकी जो आंखें थीं वो रात के अंधेरे में अजीब सी चमक रही थी। ऐसे में उस तरफ देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि वो जो पिल्ले की आवाज आ रही है वो वहीं से आ रही है, लेकिन फिर अगर वो दर्द में करहाती हुई आवाज सामने की तरफ से आ रही थी तो फिर वहां पर सरोज किस चीज को उस तरीके से खा रही थी, और आखिर सरोज को वो चीज खाता हुआ देखकर वो पिल्ला उस तरीके से क्यों करहा रहा था जैसे कि वो दर्द में हो। अब ये चीज तो मुझे नीचे जाने के बाद ही पता चल सकती थी, इसीलिए मैं बड़ी ही हड़बड़ाहट में किसी तरीके से हिम्मत करके सीधा उस सोसाइटी के ग्राउंड में जाता हूँ। और जैसे ही मैं उस सोसाइटी के ग्राउंड में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस वक्त सरोज वहां पर किसी कुत्ते के पिल्ले को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे बड़े से कुत्ते को ही फाड़ कर बैठी हुई है, और वो उसके शरीर के अंदर के अंगों को निकालकर इस तरीके से खा रही थी जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भेड़िया हो, क्योंकि उस वक्त उसका पूरा चेहरा और उसके हाथ इस तरीके से खून में सने हुए थे जैसे कि वो चीज उसके लिए बहुत नॉर्मल हो। अब अपनी ही बीवी को इतने भयानक रूप में वो सब चीजें करता हुआ देखकर मेरी जो हालत हुई थी उसको उस वक्त सिर्फ मैं ही समझ सकता था। पर तभी मैं जोर से चीखते हुए उसका नाम लेता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें जरा भी घिन नहीं आ रही, तुम ये कुत्ता मारकर खा रही हो। अब जब मैंने ये बात बोली तो उसके ऊपर मेरी इस बात का कोई असर नहीं होता है, वो बस लगातार मेरी तरफ बिना देखे ही उस कुत्ते की हड्डियों को निकाल निकाल कर उनके ऊपर जो खून से सना हुआ मांस छड़ा हुआ था उस मांस को अपने नुकीले दांतों से खींच खींच कर खा रही थी। और जब मैंने उसको वो चीज खाते हुए गौर से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त उसके मुंह के अंदर साइड में ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 नुकीले दांत भी निकले हुए थे। पर वैसे दांत तो मैंने पहले कभी भी उसके मुंह के अंदर नहीं देखे थे, तो फिर अचानक से उसके मुंह के अंदर वो दांत कहां से आ गए थे जिन दांतों से वो उस मांस को नोच नोच कर खा रही थी। पर तभी देखते ही देखते लगभग आधे घंटे के अंदर ही सरोज उस पूरे के पूरे कुत्ते को खा जाती है और खाने के बाद डकार भी नहीं करती है। पर जैसे ही उसका वो कुत्ता खत्म हुआ तो फिर वो वहां से उठकर मेरे ठीक सामने से कुछ इस तरीके से चलकर जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और चुपचाप बिना कपड़ों के ही सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी थी। अब उस वक्त मैं बिल्कुल भौचक्का होकर वो जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने हुआ था उसको समझने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन इसी बीच उन सब चीजों को छोड़कर मैं सीधा सरोज के पीछे पीछे भागता हुआ जाता हूँ।
क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर गलती से भी किसी ने उसको बिना कपड़ों के देख लिया तो बिना बात के हंगामा हो जाएगा। इसीलिए मैं झट से जाकर उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उसके बदन के ऊपर वो कपड़ा डाला तो वो इतने भयानक तरीके से घूर कर मेरी तरफ देखती है और उसके बाद उस कपड़े को वापस उतार कर मेरे हाथ में कुछ इस तरीके से थमाती हैं जैसे कि मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी हो, और फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस ऊपर की तरफ जाने लगती है। लेकिन फिर जैसे ही उसके आने के बाद मैं भी हमारे फ्लैट के अंदर पहुंचता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि घर के अंदर आने के बाद वो सीधा किचन की चीजों को इधर उधर बिखेर रही थी, और ना जाने उसको ऐसी किस चीज की तलाश थी जिस चीज की तलाश में वो पागल हुए जा रही थी। लेकिन फिर सारी चीजों को इधर उधर करने के बाद जैसे ही उसने फ्रिज खोला और फ्रिज के अंदर उसको वो मिठाई का डब्बा दिखाई दिया, तो उस मिठाई के डब्बे को देखते ही वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी मिठाई खाई ही ना हो। और फिर उसके बाद उस मिठाई को कुछ इस तरीके से खाने लगी जैसे कि वो पिछले कई दिनों से भूखी हो। अब अपनी आंखों के सामने एक के बाद एक ये सब होता हुआ देखकर मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए सरोज को खो दूंगा। हालांकि मैं ये सब चीजें उस वक्त तक इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं बचपन से लेकर उस वक्त तक जब भी कोई मेरे सामने इस तरह की भूत प्रेत और चुड़ैलों वाली कोई बात करता था या फिर किसी आत्मा के साए के बारे में बोलता था तो मैं हमेशा ही इन सब चीजों को नकार देता था और उनसे कहता था कि ये सब चीजें अनपढ़ गंवार लोग मानते हैं। लेकिन आज वही चीज जब मेरे खुद के साथ हो रही थी तो ऐसे में मैं दूसरे लोगों से इस बात के बारे में चर्चा करने से भी शर्मा रहा था, क्योंकि फिर लोग मुझसे यही कहते कि क्या हुआ, तुम तो हमसे कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर आज खुद ही इन सब चीजों में कैसे फंस गए। लेकिन अब क्योंकि यहां पर सवाल मेरी बीवी की जिंदगी का था, इसलिए मैं उसी रात ही यह तय कर लेता हूं कि मैं कल ही किसी पंडित या फिर किसी तांत्रिक की तलाश में निकलूंगा और जो कुछ भी हो रहा है इसका जल्द से जल्द उपाय ढूंढने की कोशिश करूंगा। पर तभी अचानक से ही जब मैं वहां पर खड़ा हुआ तो हमारे घर की जो दीवार घड़ी थी उस दीवार घड़ी में 4 बार आवाज होती है और उस आवाज के साथ ही मुझे यह पता चल जाता है कि अब सुबह के 4 बज चुके हैं। लेकिन जैसे ही उस घड़ी में वो आवाज हुई और सुबह के 4 बजे, तो सुबह के 4 बजते ही अचानक से ही मेरी आंखों के सामने जो सरोज सारी चीजों को बिल्कुल गपागप खा रही थी वो वहीं की वहीं रुक जाती है और फिर धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर जाती है। अब उसको उस तरीके से बेहोश होकर नीचे गिरता हुआ देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं भागते हुए उसके पास जाता हूं और उसको उठाकर बेडरूम के अंदर लेकर जाता हूं। हालांकि उस वक्त उसका पूरा बदन बिल्कुल बिना कपड़ों के था, इसके साथ ही उसके मुंह और बाकी के शरीर के हिस्सों पर काफी सारा खून भी लगा हुआ था, जो कि उस कुत्ते का ही था जिसको उसने अभी कुछ टाइम पहले ही खाया था। लेकिन तभी उसको बेड पर लेटाते वक्त मेरे दिमाग में आता है कि शायद वो कुत्ता उस छोटे पिल्ले की माँ ही थी। कहने का मतलब शायद वो कुत्ता नहीं बल्कि एक कुत्ती थी जिसको सरोज ने अचानक से झपट्टा मारकर अपना शिकार बना लिया था। और शायद अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के साथ उतना भयानक मंजर होता हुआ देखकर ही वो छोटा सा पिल्ला इतना ज्यादा डर गया था कि वो वहां पर डर के मारे कांपते हुए वो अजीब सी छू छू की आवाज कर रहा था। लेकिन आखिर सुबह के 4 बजते ही सरोज इस तरीके से बेहोश होकर क्यों गिर गई थी, ये बात उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रही थी। पर उस रोज सुबह के लगभग 6 बजे जब सरोज अपने बिस्तर से उठी थी तो उठते वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके साथ ही जब उसने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं देखा तो वो मुझसे पूछती है कि आखिर मैंने उसके साथ रात को क्या किया था। तो जैसे ही उसने मुझसे ये बात पूछी तो मैं थोड़ा हंसते हुए उससे कहता हूं कि पूरी रात तो मेरे शरीर को निचोड़ कर रख दिया और अब खुद ही मुझसे पूछ रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन मेरे मुंह से ये बात सुनने के बाद भी सरोज को ये यकीन नहीं आ रहा था कि उसने खुद से मेरे साथ कल रात को कुछ किया था। पर ना जाने फिर भी मेरा मन बार बार ये बात बोल रहा था कि सरोज जो कुछ भी कर रही है इन सब के पीछे कोई बहुत ही भयानक और डरावनी वजह है, और वो वजह क्या थी ये थोड़ी ही देर में आप लोगों को आगे चलकर इस कहानी में पता चलने वाला है। दरअसल उस दिन जब मैं सरोज से ऑफिस का बहाना करके घर से निकला था तो उस दिन मैं ऑफिस नहीं बल्कि कहीं और ही जाता हूं। कहीं और से मेरा यहां पर मतलब है कि जब मैं गोरखपुर से जयपुर अपनी नौकरी करने के लिए आया था तो उस वक्त सिर्फ मैं अकेला नहीं आया था बल्कि मेरे साथ मेरे गांव का एक दूसरा लड़का भी था। लेकिन वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसी वजह से मैंने उसको जयपुर की एक मिल में काम दिलवा दिया था। लेकिन वो लड़का था बहुत काम का आदमी, इसी वजह से उस दिन मैं उसी से मिलने जाता हूँ क्योंकि वो मेरे गांव का ही रहने वाला था और बचपन से एक अच्छा दोस्त भी था। हालांकि उसकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से वो इतना ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन वैसे मन का बहुत अच्छा था। इसीलिए जब मैं उसके पास जाता हूं तो उसके पास बैठकर मैंने शुरू से लेकर अंत तक की उसको सारी बात बताई कि किस तरीके से हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए उस मेरे ऑफिस वाले कलीग दीपेश के कहने पर उसके होम टाउन बाड़मेर के अंदर एक गांव के बगल में जो एक हवेली मौजूद थी वहां पर गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ भी हुआ और वहां से आने के बाद उस वक्त तक जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था
उन सब चीजों के बारे में जैसे ही उसने मेरे मुंह से वो सब सुना, तो मेरे मुंह से वो सब चीजें सुनकर उसको भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि मैं उसको जो कुछ भी कह रहा हूं वो सब वास्तव में ही सच है। लेकिन फिर जब मैंने अपनी बीवी की कसम खाकर उससे कहा कि मैं सच बोल रहा हूं और मैं तेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, तो फिर मेरी ये बात सुनते ही वो मुझसे कहता है कि अगर तू ये सब बातें सच बोल रहा है तो फिर तो वास्तव में ही ये बात बहुत ज्यादा डराने वाली है, और अगर सच में ही सरोज भाभी के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो शायद उनकी जान को भी खतरा है। ऐसे में हमें बहुत जल्द इस चीज का हल निकालना ही होगा। लेकिन जिस तरह की बातें मैंने प्रमोद को बताई थी, यानी कि वो जो लड़का था उसका नाम प्रमोद था, तो उन सब बातों को सुनने के बाद वो मुझसे कहता है कि मैं इतना तो समझ गया हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको ठीक करना किसी पंडित के बस की बात नहीं है, बल्कि इस तरह की गंदी चीजों को काबू में करने के लिए इस तरह की गंदी शक्तियों को सिद्ध किए हुए किसी शख्स के द्वारा ही हमें मदद मिल सकती है। और ये सब चीजें सिर्फ एक ही इंसान करता है, और वो होता है कोई तांत्रिक या फिर अघोरी। पर यहाँ जयपुर शहर में तो हम लोगों को तांत्रिक या फिर अघोरी नहीं मिलने वाला। इसके लिए तो अपने को अपने उत्तर प्रदेश ही चलना होगा, और वहां जाने के बाद भी हमको गोरखपुर में भी इस तरह का कोई शख्स नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें वाराणसी चलना होगा। अब उसकी ये बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि ये सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन वाराणसी जाकर आने का मतलब है लगभग 4 से 5 दिन तक घर से दूर रहना, और अगर ऐसे में 4 से 5 दिन तक मेरे पीछे से सरोज के साथ वहां पर कुछ हो गया तो फिर अपने वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसके साथ ही अगर इतने दिनों तक मेरे और सरोज के बीच वो चीज नहीं हुई तो उसका बदन तो फिर से उसी तरह से मूर्छा जाएगा जिस तरीके से 1 से 2 दिन भी ना करने की वजह से उसके बदन की वो हालत हो जाती है। तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो मुझसे कहता है कि अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, और हम लोगों को आज की आज ही वहां के लिए निकलना होगा, और अगर तू घर पर जाने के बाद सरोज भाभी को ये बात बताकर वहां से निकलने की कोशिश करेगा तो उसके शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो तुझे कभी भी वहां से नहीं निकलने देगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि उसको कुछ बताए बिना ही अपन चुपचाप आज यहां से निकल जाते हैं। अब उस वक्त मैं भी प्रमोद की यही बात को ठीक समझता हूं, और फिर उसी दिन जयपुर से ट्रेन पकड़कर हम दोनों गोरखपुर के लिए निकल जाते हैं। हालांकि जैसे ही शाम हुई और मेरा वापस घर जाने का टाइम हुआ तो मेरे फोन पर बार बार सरोज के कॉल आने लगे थे, लेकिन प्रमोद ने मुझे उसका कोई भी कॉल उठाने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था, और उसके बाद लगभग 3 से 4 दिन तक मैंने अपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया था। लेकिन फिर गोरखपुर शहर पहुंचने के बाद जब हम लोग किसी अघोरी या तांत्रिक की तलाश में वाराणसी पहुंचे तो वहां पर प्रमोद के ही किसी जानकार की वजह से हमें एक ऐसा तांत्रिक मिलता है जो कि अघोर विद्या में बहुत ज्यादा निपुण था, और उसने अपने साथ ऐसी बहुत सी आत्माओं को कर रखा था जो पहले से सरोज की तरह ही किसी और के शरीर में मौजूद थी। अब मैं ये सब बातें किसी हवा में नहीं बोल रहा, बल्कि उस वक्त जब वो हमसे पहली बार मिला था और जब उसने मुझसे भी ये बात बोली थी तो मैं भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता हूँ। यानी कि जब मैं उससे कहता हूं कि किसी आत्मा को वश में करना इंसान के वश में कैसे हो सकता है, तो मेरे मुंह से यह बात सुनकर वो अघोरी मुझसे कहता है कि ठीक है, फिर कल सुबह आकर मुझसे मिलना। कल सुबह तुम खुद ही ये बात बोल दोगे कि वास्तव में ही कोई आत्मा मेरे काबू में है या फिर मैं झूठ बोल रहा हूं। हालांकि उसके पास से वापस आते टाइम प्रमोद ने मुझे इस बात के लिए बहुत डांटा भी था, लेकिन मैं उससे कहता हूं कि जो भी इस तरह की बातों का दावा करते हैं वो कोई सच्चे अघोरी नहीं बल्कि ढोंगी होते हैं। इसलिए तुम ऐसा करो कि इस अघोरी और तांत्रिक वाले चक्कर को छोड़ो और किसी अच्छे से प्रकांड विद्वान पंडित के पास चलने का कोई जुगाड़ करो। पर उस दिन वहां से इसी तरह की बातें करते हुए लौटने के बाद जब हम दोनों वहीं की एक होटल में कमरा लेकर रात के वक्त वहीं रुक गए, तो उस रात जो कुछ भी मेरे साथ उस होटल के कमरे के अंदर हुआ, उस सब होने के बाद मुझे उस तांत्रिक की बात पर बिल्कुल विश्वास हो गया था कि किसी आत्मा को सिद्धि के द्वारा अपने काबू में किया जा सकता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही हम लोग उस होटल के कमरे में जाकर रुके और खाना खाने के बाद जब हम सो गए थे तो सोते ही कुछ ही देर में मुझे जोर जोर से प्रमोद के खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगती है। उन खर्राटों की आवाज को सुनकर मैं समझ गया था कि वो तो बिल्कुल गहरी नींद में जा चुका है। पर तभी कुछ ही देर बाद उन खर्राटों की आवाज के साथ साथ मुझे किसी की अजीब तरीके से रोने की आवाज भी सुनाई देती है, और उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो आवाज कोई जानी पहचानी आवाज है, जैसे कि उस आवाज को मैंने पहले भी कभी कही पर सुना था, लेकिन आखिर वो आवाज उस होटल के अंदर से कहां से आ रही थी ये उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था। पर उस रोने की आवाज के साथ साथ उसी आवाज में रोते हुए कोई एक नाम पुकारता है, और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। अब जैसे ही मुझे उस आवाज में ये सुनाई देता है कि मनोज, मनोज तुम कहाँ हो, मुझे बचा लो, वो मुझे धीरे धीरे करके अपने साथ लेकर जा रही हैं। अब जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बेड से उठकर इधर उधर देखने लगता हूँ। लेकिन उस दौरान भी वो जो किसी की सिसक सिसक कर रोने की आवाज थी वो लगातार आए ही जा रही थी। पर काफी गौर से सुनने के बाद मुझे महसूस होता है कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस होटल के अंदर उस कमरे का जो बाथरूम था उस बाथरूम के अंदर से आ रही थी।
इसीलिए मैं धीरे धीरे डरे हुए कदमों के साथ उस बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता हूँ। पर उस वक्त उस बाथरूम के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से अंधेरा था। कहने का मतलब अंदर की तरफ की लाइट बंद थी। तो ऐसे में मैं उसके बिल्कुल पास जाकर जब उसके दरवाजे को हल्के हल्के से धक्का देता हूँ, तो जिस दौरान मैं उस दरवाजे को धक्का दे रहा था तो वो आवाज आना बंद हो गई थी। पर जब रात के उस सन्नाटे के बीच मैंने उस बाथरूम के दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो वो दरवाजा एक अजीब सी चर चर की आवाज करते हुए खुल जाता है। और खुलने के बाद जैसे ही वो बगल वाली दीवार से जाकर टकराता है तो उस टकराने की आवाज के साथ साथ ही मुझे वहां पर एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कि कहीं से टप टप करके कोई पानी की बूंद के जैसी चीज गिर रही हो। पर इस चीज को देखने के लिए जैसे ही मैं उस बाथरूम के थोड़ा अंदर जाता हूँ तो अंदर जाते ही वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होते ही मैं इतनी भयंकर तरीके से चीखता हूँ कि मेरी उस चीख को सुनकर बेड के ऊपर जो मेरा दोस्त जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रहा था वो भी हांफते हुए भागकर वहां पर आ जाता है। लेकिन जब तक वो मेरी आवाज सुनकर बेड से उठकर वहां पर आता है तब तक मेरे साथ वहां पर बहुत कुछ हो चुका था। दरअसल जैसे ही मैं उस बाथरूम के अंदर घुसा तो अंदर घुसने के बाद लगभग 3 से 4 सेकंड ही गुजरे थे कि तभी अचानक से ही सामने की दीवार के ऊपर एक लाइट सी जलती है। और उस लाइट के जलते ही मुझे दिखाई देता है कि उस पूरी की पूरी दीवार के ऊपर ही शीशा लगा हुआ है। और उस लाइट के जलने के बाद अचानक से ही उस शीशे के अंदर से मुझे एक बहुत तेज आवाज के साथ एक चीखता हुआ चेहरा दिखाई देता है। और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरी बीवी सरोज का ही था। यानी कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस शीशे के बिल्कुल दूसरी तरफ सरोज खड़ी हुई है। लेकिन उस वक्त वो किसी नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी बल्कि उसका चेहरा बिल्कुल उसी तरीके से बदला हुआ था जिस तरीके का वो डरावना चेहरा मैंने उस हवेली से लौटने के बाद पहली बार फ्लैट के अंदर घुसते ही देखा था। पर अब जब सरोज का वही डरावना चेहरा उस शीशे के अंदर से मुझे बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है और उस दौरान वो इतनी भयंकर तरीके से चीखती है कि उसको उस तरीके से चीखता हुआ देखकर और उस शीशे के अंदर देखकर मैं बुरी तरीके से कांप उठता हूँ। साथ ही पलक झपकते ही ये चीज होने की वजह से डर के मारे मेरी भी चीख निकल जाती है। लेकिन मेरी चीख सुनकर जैसे ही प्रमोद वहां पर भागते हुए आता है तो उसके वहां आते ही अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी मैं बुरी तरीके से हाँफ रहा था क्योंकि उस वक्त अचानक से ही मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि एक झटके के साथ ही मेरे साथ वो जो कुछ भी हुआ था और जो कुछ भी मुझे दिखाई दिया था उसकी वजह से मेरी जो हार्ट बीट थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जैसे मैं कोई 4 से 5 किलोमीटर भाग कर आया हूं। पर अब चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। प्रमोद मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था और मैं उसके चेहरे की तरफ। पर इस दौरान हम दोनों को उस बाथरूम के अंदर एक बार फिर से एक हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि ठीक वैसे ही आवाज थी जैसे कि कोई पानी की बूंदें ऊपर से एक एक करके नीचे गिर रही हो। हालांकि उस वक्त फर्श के ऊपर गिरती हुई बूंदें तो हमें दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर तभी मेरे ठीक सामने दरवाजे के बाहर जो प्रमोद खड़ा हुआ था वो मेरी तरफ देखते देखते ही हल्के से उस बाथरूम की छत की तरफ देखने लगता है और उसको उस तरफ देखते हुए देखकर इससे पहले कि मैं भी ऊपर की तरफ देख पाता वो काफी जोर से चीखता हुआ मेरे हाथ को पकड़ता है और मुझे एक झटके के साथ ही उस बाथरूम से बाहर की तरफ खींच लेता है। उस वक्त उसने मुझे इतना जोर से खींचा था कि उसके खींचते ही मैं बाहर आकर धड़ाम से फर्श के ऊपर गिर जाता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर उसने अचानक से ऊपर की तरफ ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस बाथरूम से इतनी तेजी से बाहर की तरफ खींचा था। पर इससे पहले कि मैं इस चीज के बारे में उससे कुछ पूछ पाता वहां पर कुछ ऐसा होता है जिस चीज के होते ही मेरा वो सारा का सारा कंफ्यूजन अपने आप ही क्लियर हो गया था। लेकिन उस कंफ्यूजन के क्लियर होने के साथ ही हम दोनों की इतनी बुरी तरीके से फटकर हमारे हाथ में आ गई थी कि हम दोनों उसी वक्त उसी हालत में उस कमरे से बाहर निकलकर भागते हुए नीचे उस होटल के रिसेप्शन तक आ गए थे। लेकिन मेरी ये बात सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उस वक्त मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम दोनों इतना ज्यादा डर गए थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही प्रमोद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर की तरफ खींचा तो उसके खींचते ही उस बाथरूम के अंदर उसकी जो छत थी वहां से एक औरत उल्टी लटकी हुई धड़ाम से नीचे की तरफ गिरती है और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो नीचे गिरते ही उसके पूरे बदन पर अचानक से आग लग जाती है और वो धुआं धुआं होकर वहां पर जलने लगती है। लेकिन जिस वक्त वो ऊपर की तरफ लटकी हुई थी उस वक्त उसके शरीर से खून की बूंदें टप टप करके नीचे की तरफ गिर रही थी और वो जो आवाज हमें सुनाई दे रही थी वो किसी पानी के बूंदों की नहीं बल्कि उसी के खून के गिरने की आवाज थी। और ये बात बाहर निकलने के बाद मुझे प्रमोद ने बताई थी कि जब उसकी नजर उस बाथरूम की छत की तरफ गई तो उसे दिखाई दिया कि वो औरत वहां पर बिल्कुल उल्टी लटकी हुई है। उस वक्त वो मेरे सिर के बिल्कुल पास में ही थी। लेकिन जैसे ही वो वहां नीचे गिरने वाली हुई तो प्रमोद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे झटके के साथ बाहर की तरफ खींच लिया था। लेकिन ये बात बताने के साथ साथ ही उसने कुछ ऐसा बोला जिसको सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सच है या फिर इस वक्त मैं कोई सपना देख रहा हूं।
दरअसल उसने मुझे बताया कि वो जो औरत वहां पर ऊपर की तरफ से गिरी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ यानी कि सरोज ही थी। लेकिन सरोज को तो मैं वहां जयपुर उस फ्लैट के अंदर छोड़कर आया था जिसमें मैं इतने सालों से रह रहा था। तो फिर वो उस अनजान होटल के अंदर उस बाथरूम में कहां से आई, ये उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी मैं प्रमोद से कहता हूं कि शायद तुझे कोई वहम हुआ होगा, वो औरत सरोज नहीं बल्कि कोई और होगी। तो मेरे इतना कहते ही वो काफी गुस्से में मुझसे कहता है कि तुझे कोई बात समझ में क्यों नहीं आती। मैंने तुझसे कहा ना कि वो सरोज भाभी ही थी, तो इस बात को मान क्यों नहीं लेता। अभी हम दोनों उस रिसेप्शन वाले एरिया में एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें दिखाई देता है कि सीढ़ियों से कोई औरत उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन उसको वहां आता हुआ देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो थी तो दिखने में कोई औरत थी, लेकिन उन सीढ़ियों से वो किसी इंसान की तरह नहीं उतर रही थी, बल्कि वो तो अपने हाथ और पैरों से किसी मकड़ी की तरह चलती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। पर नीचे की तरफ आते हुए उसके सिर की मुंडी को छोड़कर पीछे का उसका जितना भी बदन था उस पूरे के ऊपर आग लगी हुई थी, और वो जलते हुए ही नीचे उस तरीके से मकड़ी की तरह चलती हुई उतर कर आ रही थी। फिर जैसे ही हमारी और उसकी नजर मिली तो वो वहीं उन सीढ़ियों में ही रुक जाती हैं और घूर कर हम दोनों की तरफ देखते हुए अपने सिर को अलग अलग तरीके से घुमाने लगती हैं। और फिर उस तरीके से घुमाने के बाद वो अचानक से ही हम दोनों के पीछे कुछ इस तरीके से दौड़ती हैं जैसे कि कोई पागल कुत्ता किसी इंसान को काटने के लिए अपने चारों पैरों से काफी तेजी से दौड़ता है। अब उसको अपनी तरफ उस तरीके से आता हुआ देखकर हम दोनों वहीं से भागते हुए उस होटल की जो पार्किंग थी उस पार्किंग वाले एरिया में आ जाते हैं। पर ना जाने हमारे पीछे भागते भागते वो अचानक से ही कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन अब प्रमोद से या किसी और से मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस औरत को हमने उस वक्त उस तरीके से जलते हुए और एक मकड़ी की तरह चलते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी सरोज ही थी। लेकिन मुझे तो उस वक्त एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो तक आ कैसे गई थी। अभी हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस पार्किंग वाले एरिया में खड़े होकर गौर से उस होटल के रिसेप्शन वाले एरिया की तरफ देख ही रहे थे, जिस एरिया से भागते हुए हम दोनों वहां तक पहुंचे थे कि तभी अचानक से ही हमारे पीछे जो एक कार खड़ी हुई थी उसकी हेडलाइट की रोशनी जलती है, और हेडलाइट की रोशनी जलने के साथ ही वो कार हल्की सी हॉर्न मारती है। उसके उस तरीके से हॉर्न मारते ही पहले तो हम दोनों को लगा कि शायद होटल का ही कोई गेस्ट है जो अपनी कार लेकर वहां से जा रहा है। पर साइड में हटने के दौरान जैसे ही हम दोनों की नजर उस कार की ड्राइविंग सीट के ऊपर पड़ती है तो उस ड्राइविंग सीट के ऊपर जो कोई भी बैठा हुआ था उसको देखकर तो हम दोनों को ही हमारी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उस वक्त हम दोनों देख रहे हैं वो सच है या फिर कुछ और, क्योंकि उस वक्त उस कार की ड्राइविंग सीट के ऊपर कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी सरोज ही बैठी हुई थी। और उस दौरान भी उसका वो चेहरा ठीक उसी तरीके से उतना ही भयानक और डरावना दिखाई दे रहा था जितना अभी हमें उस होटल के अंदर दिखाई दिया था। पर देखते ही देखते अचानक से ही वो इतना तेज एक्सीलेटर देकर उस कार को आगे की तरफ दौड़ाते हुए लेकर आती हैं कि हम दोनों को वहां से साइड में हटाने का मौका ही नहीं मिला, और वो हमारे को इतनी तेज टक्कर मारती हैं कि उस टक्कर में मैं तो उछलकर साइड में गिर जाता हूं। लेकिन प्रमोद उस गाड़ी की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से सरोज उस गाड़ी को प्रमोद के ऊपर से ही गुजार देती है, जिसकी वजह से वो उसको कुचलते हुए आगे की तरफ जाते ही गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाती हैं और उसके बाद रिवर्स गियर डालकर फिर से प्रमोद के चेहरे के ऊपर से लाकर उस गाड़ी के टायर को लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से प्रमोद का चेहरा बिल्कुल बुरी तरीके से कुचला गया था। और देखते ही देखते 4 से 5 बार इसी तरह से ये चीज करके उसने प्रमोद के चेहरे की वो हालत कर दी थी कि उस वक्त उसका वो चेहरा सिर्फ नाम का ही बचा था। पर जब मैं साइड में सड़क पर पड़ा ये सब चीजें देख रहा था तो उस दौरान वो मेरे ठीक सामने लाकर अपनी कार को रोकती है, और जब वो मुझे बगल से उस कार के अंदर बैठी हुई दिखाई दे रही थी तो वहां पर कार को रोकने के बाद वो हल्के से ड्राइविंग सीट वाले शीशे को डाउन करती हैं और फिर मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से डरावनी मुस्कान में मुस्कुराकर वहां से उस कार को काफी तेजी से आगे की तरफ लेकर जाती हैं, और फिर उस होटल की जो 4 दीवारी थी उसमें ले जाकर इतनी तेजी से टकराती हैं कि उस दीवार से टकराते ही उस कार के अंदर आग लग जाती है। और फिर कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत जोर का धमाका होता है और उस धमाके के साथ ही मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से चीख निकलती है तो चीख निकलने के साथ ही वो पूरा का पूरा मंजर अचानक से बदल जाता है और कोई ऐसी आवाज मेरे कंधे के पास से मुझे सुनाई दे रही थी जिस आवाज को सुनने की उस वक्त कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कहने का मतलब मुझे ये लगा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में फिर दोबारा से कभी उस आवाज को सुन पाऊंगा, पर कोई था जो मेरे कंधे को बार बार हिलाकर मुझे बोल रहा था कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों डर गए। और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि प्रमोद था जो मेरे बगल में ही उस बेड के ऊपर उस कमरे के अंदर लेटा हुआ था। पर जब मैं उसकी तरफ बहुत हैरानी से देख रहा था तो वो एक रुमाल से मेरे चेहरे के ऊपर आए हुए पूरे पसीने को पोंछता है और मुझसे कहता है कि शायद तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है,
अब उसके इतना कहते ही मुझे समझ में आता है कि शुरू से लेकर अब तक मैं कोई डरावना सपना ही देख रहा था। लेकिन फिर सुबह उठने के बाद मेरी उस बाथरूम के अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, जिसके अंदर उस सपने में मैंने वो सब चीजें होते हुए देखी थी। लेकिन ये सब कुछ किस वजह से हुआ था ये मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। और शायद अब तक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा था। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि शायद ये सब उस तांत्रिक का ही किया धरा था, जिसने मुझे उस रात से पहले कहा था कि तुम्हें आज की रात ये बात समझ में आ जाएगी कि किसी आत्मा को अपने कैद में किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। और जैसे ही मुझे ये बात समझ में आई तो मैं मेरे दोस्त प्रमोद को कहता हूं कि हमें जल्द से जल्द फिर से उस तांत्रिक के पास चलना होगा। तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो मुझसे कहता है कि वो तो वही उस घाट के किनारे ही मिलेगा, और खास तौर पर रात के वक्त, क्योंकि वैसे तांत्रिक लोग रात के वक्त ही घाट पर अपनी साधना करने के लिए आते हैं। तो फिर हम दोनों पूरे दिन वापस से रात होने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही दोबारा से रात होती है तो फिर हम उस घाट के ऊपर जाते हैं जिस घाट के ऊपर हमें वो तांत्रिक पहले मिला था। और जब हम दोबारा गए तो तांत्रिक ठीक उसी जगह पर बैठकर अपनी तंत्र साधना कर रहा था जिस तंत्र साधना को करते हुए वो हमें पहले भी मिला था। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ एक चीज की वजह से, और वो चीज ये हुई कि जब हम लोग उस घाट के ऊपर पहुंचे तो वो तांत्रिक नदी की तरफ मुंह करके अपनी तंत्र क्रिया में लीन था। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे तो ना जाने उसको कैसे पता चल गया कि हम लोग वहां पर आ गए हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे तो फिर वो हमारी तरफ देखे बिना ही कहता है कि आ गए। मैंने कहा था ना तुमसे कि सिर्फ एक रात गुजर जाने के बाद ही तुम्हें इस बात के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि किसी आत्मा को कैद किया जा सकता है। और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो एक रात और गुजार कर देख लो। अगली बार नाक रगड़ते हुए नहीं आए तो मेरा नाम तांत्रिक अघोरानाथ नहीं। लेकिन अब मेरे अंदर एक रात और गुजरने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पिछले ही रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ इतना ज्यादा भयानक था कि अब मैं उससे ज्यादा और कुछ भी भयानक नहीं देख सकता था। इसी वजह से मैं चुपचाप जाकर उस तांत्रिक के पैरों में पड़ जाता हूं और उससे कहता हूं कि बाबा, मेरी घरवाली को बचा लो। उस आत्मा ने उसके शरीर के अंदर इस तरीके से कब्जा कर लिया है कि मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि कब मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं और कब उस आत्मा से। इसके साथ ही उसके शरीर के साथ साथ उसने मेरे शरीर की भी हालत खराब करके रखी है। तो मेरे मुंह से यह बात सुनते ही वो तांत्रिक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मुझसे कहता है कि मैं सब समझता हूं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है और पीछे जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही रात के वक्त भी तुम्हारे साथ क्या कुछ होता है उन सब चीजों के बारे में भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अब तुमने अपने साथ कर ही एक ऐसी चीज को लिया है जो उस चीज की बिल्कुल भूखी है। हालांकि तुम उसको उस चीज की तृप्ति करवाकर उससे कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम इस बात से अनजान हो इस वजह से तुम उसकी उस तृप्ति को भी पूरा कर रहे हो और उसको किसी भी तरीके से अपने काम में भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि उसको काबू में करना इतना आसान नहीं है। इतिहास में भी जिस किसी ने उसको काबू में करने की कोशिश की थी उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, और आज तक भी उस बाधा की वजह से वो अपनी साधना को पूरा नहीं कर पाया है। अब उस वक्त वो तांत्रिक क्या कुछ बोल रहा था ये तो आप लोगों की तरह ही मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैं उसकी इस बात को बीच में ही टोकते हुए उससे कहता हूं कि बाबा, आप मुझे इस चीज का कोई समाधान तो बताओ कि आखिर वो कौन है जो मेरी बीवी के पीछे पड़ी हुई है। कहीं वो वही औरत तो नहीं जो मुझे उस हवेली के अंदर दिखाई दी थी। अभी मैं इतना बोला ही था कि वो तांत्रिक मेरे मुंह से ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और मुझसे कहता है कि बिल्कुल सही पहचाना तुमने, वो वही है काम वासना की भूखी। जब तक उसकी काम वासना पूरी होती रहेगी तब तक वो तुम्हारी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि तुम्हारी बीवी का शरीर उसकी काम वासना की तृप्ति का एक जरिया बन गया है। लेकिन मेरी बात याद रखना, जैसे जैसे तुम्हारी बीवी की उम्र गुजरती जाएगी और उसका शरीर जब उसकी काम वासना की तृप्ति के लायक नहीं रहेगा तो आज नहीं तो कुछ सालों बाद वो उसे मौत के घाट उतार ही देगी, और हो सकता है वो तब तक तुम्हारा इतना शोषण कर ले कि तुम्हारी बीवी के मरने से पहले तुम खुद ही उसके हाथों मारे जाओ। क्योंकि आज तो तुम जवान हो और पूरी तरीके से इस चीज में निपुण हो कि तुम दिन में एक बार नहीं बल्कि 10 बार भी उसकी काम वासना को शांत कर सकते हो। लेकिन सोचो, जब तुम्हारी भी उम्र गुजर जाएगी और जब तुम इस चीज में सक्षम नहीं रहोगे तो फिर वो तुम्हारे साथ उस चीज की पूर्ति ना होने की वजह से कुछ भी कर सकती है। अब जैसे ही उस तांत्रिक ने मुझसे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूं कि बाबा, आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए कि आखिर वो कौन है और हमसे क्या चाहती हैं, साथ ही हम उससे अपना पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। तो मेरे ऐसा पूछने पर वो तांत्रिक मुझसे कहता है कि उसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें फिर से उसी जगह पर जाना होगा जिस जगह से तुम उसे अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि वो कोई साधारण औरत नहीं थी बल्कि वो किसी जमाने में उस हवेली की सबसे सुंदर राजकुमारी थी जिसको अपनी सुंदरता पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो कभी भी अपनी उस सुंदरता को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन उसको इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उसकी उम्र निकलती जाएगी वैसे वैसे उसका वो यौवन ढलता जाएगा और फिर कोई भी नौजवान
उसकी तरफ आकर्षक नहीं होगा। लेकिन अपनी उस नौजवानी में वो काम वासना में इतनी ज्यादा लिप्त हो गई थी कि हर रात उसको अपनी काम वासना को शांत करने के लिए एक अलग पुरुष का शरीर चाहिए होता था। इस चीज की पूर्ति के लिए उसने उस जमाने में अगल बगल के गांव के जितने भी नौजवान लड़के थे, उन सभी नौजवान लड़कों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। लेकिन जैसे ही उसका किसी एक मर्द से मन भर जाता था, तो फिर वो उसको मौत के घाट उतार कर किसी दूसरे मर्द को अपना शिकार बना लेती थी। पर इस चीज के साथ साथ ही वो ये भी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके अगल बगल में उसकी जितनी सुंदर कोई दूसरी स्त्री रहे। इसी वजह से उसने अगल बगल के गांवों की जितनी भी लड़कियां थीं, उन सभी की सभी लड़कियों को अपनी हवेली के अंदर दासी के काम के बहाने बुलाकर उसी हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। लेकिन अपनी सुंदरता को बचाने के लिए आगे चलकर उसने तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया था। और इस चीज के लिए उसने एक ऐसे तांत्रिक को अपनी हवेली में बुलाया था जिसके साथ मिलकर वो हर रात उस कमरे के अंदर संभोग क्रिया करती थी। उस तांत्रिक के साथ संभोग क्रिया करने के पीछे की वजह यह थी कि उस राजकुमारी को देखते ही वो तांत्रिक भी उसकी रूपमाया का कायर हो गया था और वो भी किसी भी हालत में उसको पाना चाहता था। लेकिन वो एक अधेड़ उम्र का तांत्रिक था, जिसकी वजह से राजकुमारी का उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर उसको किसी भी तरीके से अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए तांत्रिक ने जानबूझकर उसको एक ऐसा उपाय बताया जिस उपाय में वो हर रोज उसके उस यौवन का भोग करता था। कहने का मतलब, उस तांत्रिक ने राजकुमारी से कहा कि मेरे पास एक ऐसी क्रिया विधि है जिस क्रिया विधि के चलते तुम हमेशा हमेशा के लिए जवान रह सकती हो। लेकिन उस क्रिया विधि के लिए तुम्हें एक हवन करना होगा और उस हवन में तुम्हारे शरीर में यौन क्रिया के बाद तृप्ति के दौरान जो तुम्हारा लावा निकलता है, उस लावे के साथ साथ किसी एक ही पुरुष का लावा मिला हुआ होना चाहिए और उन दोनों के मिले हुए लावे की बूंद को हमें उस हवन की अग्नि के अंदर डालकर तुम्हारे बदन को उस अग्नि से तपाना होगा, जिससे कि उम्र के साथ तुम्हारी त्वचा ढीली ना पड़े और तुम हमेशा जवान दिखाई दे सको। पर जिस पुरुष के साथ तुम ये सब कुछ करोगी वो इस क्रिया विधि में निपुण होना चाहिए। अब ये बात उस तांत्रिक ने जानबूझकर बोली थी ताकि उस राजकुमारी के पास उसके खुद के साथ संभोग क्रिया करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना बचे। लेकिन उसने राजकुमारी को खुद से चलाकर ये कभी नहीं कहा था कि वो उसी के साथ ही ये सब कुछ करें, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता था कि उस राजकुमारी को उसके अलावा इस क्रिया विधि के बारे में जानने वाला कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्रिया विधि सिर्फ उसी तांत्रिक के पास थी। हालांकि राजकुमारी ने अपने अगल बगल के सभी गांवों में ऐसे पुरुषों को तलाश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। अंत में तांत्रिक उसे एक उपाय बताता है कि उस क्रिया विधि को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। ऐसे में अगर तुम मेरे साथ मिलकर संभोग क्रिया करो तो लगभग कुछ ही दिनों में तुम पहले से और भी ज्यादा जवान दिखाई देने लगोगे। अब क्योंकि पहले से ही राजकुमारी काम वासना की भूखी थी और पिछले कुछ दिनों से उसको अपनी काम वासना शांत करने के लिए कोई दूसरा पुरुष मिल भी नहीं पा रहा था, इसके साथ ही उसे अपनी जवानी को भी हमेशा के लिए बरकरार रखना था। तो ऐसे में वो उस अधेड़ उम्र के तांत्रिक के साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों उस कमरे के अंदर एक हवन कुंड जलते हैं जिस हवेली के ऊपर वाले कमरे में तुम्हें वो किताब मिली थी। और वो किताब किसी और की नहीं बल्कि उसी तांत्रिक की थी जिसके अंदर संभोग क्रिया के 108 आसन थे। लेकिन वो 108 आसन सिर्फ उसी दिन ही किए जा सकते थे जिस दिन अमावस्या या फिर पूर्णिमा हो, यानी कि महीने में 2 बार उस राजकुमारी के वो आसान पूर्ण हो रहे थे। कहने का मतलब, वो उस तांत्रिक के साथ महीने में अमावस्या और पूर्णिमा की रात को तो संभोग क्रिया किसी भी हालत में करती ही थी, क्योंकि तांत्रिक ने उससे कहा था कि जिस दिन ये 108 आसन पूरे हो जाएंगे उस दिन हमारी ये साधना पूरी हो जाएगी और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाओगी। लेकिन जब कई महीने गुजर गए और 7 साल पूरे होने वाले थे तो लगभग 82 आसन पूरे होते ही उस राजकुमारी के जो पिता थे वो किसी और के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं। अब यहाँ पर यह बात बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। अगर वो राजकुमारी उस हवेली के अंदर ये सब कुछ कर रही थी तो इन सब चीजों के बारे में उसके पिता को क्यों नहीं पता चला? तो इस चीज का जवाब ये है कि वो राजकुमारी अपने भाई की बीवी से झगड़ा करके ही उस हवेली में आकर रहने लगी थी और स्पेशली उसके लिए ही उसके पिता ने उसके लिए वो हवेली बनवाई थी, क्योंकि उसके पिता किसी जमाने के बाड़मेर के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। और राजकुमारी अपने भाई की बीवी से यानी कि अपनी भाभी से झगड़ा इसलिए करके आई थी क्योंकि उसकी भाभी कहीं ना कहीं उसको अपने आप से सुंदर दिखाई देती थी और उसको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन जब 82 आसन पूरे हुए और एक अमावस्या की रात को जब राजकुमारी उस कमरे के अंदर उस तांत्रिक के साथ बिल्कुल एक ऐसी संभोग क्रिया में लीन थी जिस संभोग क्रिया को शायद तब तक और आज के जमाने में भी किसी ने नहीं किया होगा, तो उस दौरान जब वो दोनों उस कमरे के अंदर संभोग कर रहे थे तो अचानक से ही अपनी बेटी से मिलने की इच्छा से वो राजा वहां पर आ जाता है। और जब वो उस अधेड़ उम्र के बूढ़े तांत्रिक के साथ अपनी जवान बेटी को वो सब कुछ करता हुआ देखता है तो फिर उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसी चीज के चलते वो उस तांत्रिक को तो उसी कमरे के अंदर एक दीवार में जिंदा चुनवा देता है
और अपनी उस बदचलन बेटी को नीचे की तरफ का जो कमरा था उस कमरे के फर्श में जिंदा दफन करवा देता है। और तुम्हें जो उस नीचे वाले कमरे के अंदर वो फर्श से किसी की हड्डीनुमा हाथ की कलाई निकली हुई दिखाई दी थी, वो हड्डीनुमा हाथ की कलाई किसी और की नहीं बल्कि उसी राजकुमारी के हाथ की थी जिसको वहां पर जिंदा दफनाया गया था। लेकिन जैसे ही ये चीज हुई तो जिंदा दफना देने के बाद भी उस राजकुमारी की आत्मा अपनी काम वासना के चलते तड़पती रही। और फिर देखते ही देखते वो हवेली कुछ ही सालों में इतनी वीरान हो गई कि उस हवेली में फिर कोई रहने से भी डरता था, क्योंकि रात के वक्त वहां पर उस तांत्रिक की चीखें और उस राजकुमारी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब मुझको ये बात बताकर उस घाट के ऊपर वो तांत्रिक कुछ हवन करने लगता है और हवन करते करते ही उसमें से कुछ राख निकालकर मुझे देते हुए कहता है कि जाओ और उसी कमरे के अंदर अपनी बीवी के साथ उस राजकुमारी और तांत्रिक के जो बाकी के संभोग आसन बचे हुए हैं उनको पूरा करो। यानी कि उस तांत्रिक के कहने का मतलब था कि उस किताब के अंदर जो संभोग क्रिया के 108 आसन थे उनमें से 82 आसन तो उस राजकुमारी ने उस तांत्रिक के साथ पूरे कर लिए थे, लेकिन बाकी के जो 26 आसन बचे हुए थे वो आसान अब मुझे और मेरी बीवी को पूरे करने थे। और जब तक मैं अपनी बीवी के साथ वो आसान पूरी नहीं करूंगा तब तक वो हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगी। अब उस तांत्रिक की ये बात सुनने के बाद और उससे वो राख की पोटली लेने के बाद जब मैं और प्रमोद वापस जयपुर शहर लौटे तो जयपुर लौटने के बाद जैसे ही मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा तो फ्लैट पर पहुंचते ही जब मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और उसकी डोरबेल बजाई तो डोरबेल बजते ही अंदर की तरफ से मेरी बीवी ने नहीं मिलती एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मैं उसकी तरफ चौंकते हुए देखता हूँ और उससे कहता हूँ कि जी आप कौन हो और यहाँ मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो। तो मेरे ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है और मुझसे कहती हैं कि अपनी बीवी को ही भूल गए। अब उसके ये बात बोलते ही मैं गौर से उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ और जब मैं गौर से उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो चेहरा तो मेरी बीवी के जैसा ही दिख रहा है, यानी कि वो और कोई नहीं बल्कि सरोज ही थी जो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। और तभी वो बूढ़ी औरत के जैसी दिखने वाली सरोज फ्लैट का दरवाजा बंद करते ही वहीं की वहीं नीचे बैठकर वो वहीं सब करने लगती हैं, जैसे कि उसको उसकी महक की काफी वर्षों से तलाश थी। लेकिन जैसे ही उसने मेरे पेंट की चेन के ऊपर हाथ डाला तो मैं समझ गया कि ये यहाँ पर क्या करने वाली है। इसी वजह से मैं उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ बहुत ही रोमांटिक होते हुए देखता हूँ और फिर उससे कहता हूँ कि जान आज यहाँ नहीं करते बल्कि हमें आउटडोर ट्राई किए हुए काफी दिन हो गए, चलो आज कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और फिर वहीं पर आउटडोर ट्राई करेंगे। अब मैं उससे ऐसा इस वजह से कह रहा था क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि वो अपनी मर्जी से तो वहां तक बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसी वजह से मैं उसी रात सरोज को अपने साथ लेकर, जो कि अब एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल चुकी थी, उसको लेकर सीधा बाड़मेर के लिए निकल जाता हूँ और फिर मैं उसी हवेली के उसी कमरे के अंदर जाता हूँ जिस कमरे के अंदर हमें वो किताब पड़ी हुई मिली थी। और जब हम वापस वहां पर गए थे तब भी वो किताब वही की वही पड़ी हुई थी। वहां जाते ही मैं अपने आप को सरोज के हवाले कर देता हूँ और देखते ही देखते हम दोनों उस किताब के अंदर जो 82 से बाद का अगले नंबर वाला आसान था उस आसन में संभोग क्रिया करने लगते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जब हम दोनों बिल्कुल नग्न होकर उस संभोग क्रिया में लगे हुए रहते थे तो उस दौरान हमें उस कमरे के अंदर से और उस कमरे के बाहर से किन्हीं दो लोगों की दौड़ने की आवाज सुनाई देती थी, जिनमें से किसी एक के पैरों में तो पायल रहती थी और दूसरे के पैरों में कुछ माला या फिर किसी ऐसी चीज के जैसा कुछ रहता था जो कि दौड़ते वक्त खनकता तो था लेकिन उसमें से पायल की जैसी आवाज नहीं आती थी। फिर उस रात के बाद जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई तो उस बूढ़ी औरत के रूप से सरोज एक अधेड़ उम्र की औरत के रूप में बदल गई थी, यानी कि उसकी जो त्वचा पहले बिल्कुल झुर्रियों में बदल चुकी थी और उसका चेहरा भी जो अजीब सा दिखाई देने लगा था वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पर दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों हवेली से निकलकर बाड़मेर शहर में ही एक होटल के कमरे में रुक जाते हैं और फिर जैसे ही शाम हुई तो फिर से रात के वक्त हम उस हवेली के अंदर जाते हैं और लगातार उसी तरीके से उस किताब में बाकी के जो बचे हुए 26 आसन थे हम दोनों उन आसनों को पूरा करते हैं। और जिस रात को 26वां आसान पूरा हुआ था उस रात अचानक से ही उस कमरे के अंदर जो सूखा हुआ हवन कुंड पड़ा था उसमें आग लग गई थी और देखते ही देखते हमें उस आग के अंदर उस राजकुमारी और तांत्रिक का चेहरा दिखाई देने लगा था। लेकिन 26वीं रात को जब हमने वहां पर अपनी वो संभोग क्रिया पूरी की तो अचानक से ही उस अग्नि में जब हमें उस राजकुमारी का चेहरा दिखाई दे रहा था उसी कमरे में एक आवाज गूंजने लगती है और वो आवाज एक औरत की थी। वो औरत उस गूंजती हुई आवाज में हम दोनों से कहती हैं कि तुम दोनों ने मेरी कई सालों की साधना को पूरा किया है, इसी वजह से तुम दोनों से खुश होकर मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा और तुम्हारी बीवी अधेड़ उम्र की होने तक भी तुम्हें बिल्कुल जवान दिखाई देगी, जिससे कि तुम्हारा ये शादीशुदा जीवन काम वासना की तृप्ति में काफी लंबा चलेगा। अब जब ये चीज हुई और हम लोग उस हवेली से निकल कर आ गए तो लगभग महीने भर बाद ही मुझे पता चलता है कि सरोज मां बनने वाली है
और शायद ये सब कुछ उस राजकुमारी के दिए हुए वरदान की वजह से ही हो रहा था। लेकिन हम दोनों चाहे किसी और को कितना ही ये सब बातें समझाने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को यही लगेगा कि या तो हम दिमाग से पागल हैं या फिर उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि आज गर्भवती होने के बाद भी मैं और सरोज लगभग हर रात को उस किताब में जो 108 आसन थे उनमें से कोई ना कोई आसान ट्राई करते हैं, क्योंकि अब तो सरोज को भी इन सब चीजों की लत लग चुकी है। हालांकि 2-4 महीनों बाद जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाएगा तब तक हम इन चीजों को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद